हेलो स्टूडेंट्स, आप आ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु में। तो लास्ट के वीडियो में हमने क्लास 10 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वहां पे उस वीडियो में हमने नेशनलिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था, नेशनलिज्म के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके बारे में बात किया था, और फ्रेडरिक सोरियो की एक पेंटिंग थी, ठीक है, 4 पेंटिंग की बेसिकली वो सीरीज थी, उसमें एक पेंटिंग जो हमारी बुक में दी गई है उसका इंटरप्रिटेशन किया था। और उसके इंटरप्रिटेशन के बाद हमने ये देखा था कि किस तरीके से नेशनलिज्म यूरोप में इमर्ज हुई, वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म वहां पे उभरा। और इस फ्रेडरिक सोरियो के पेंटिंग में जो विजन है उस विजन से नेशनलिज्म को भी समझने की कोशिश हमने किया था। वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया था नेशन स्टेट का, जिसके बारे में हमने आपको बताया था वहां पे कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है नेशन स्टेट को समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि नेशन स्टेट के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अभी तक कोई स्टूडेंट के वहां पे इस रिगार्डिंग कोई कमेंट नहीं आया है तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ। फिर भी अगर आगे चल के किसी भी स्टूडेंट को ये समझने में दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के जरूर डालूंगा। दूसरी चीज ये कि इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, वो टॉपिक इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। तो इसके ऊपर पूरी डिस्कशन होगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आया तो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो पसंद आए तो कहने की जरूरत नहीं है, लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, कहां पे हमें क्लियरली विजिबल होती है। तो यूरोप में ये पहली इसकी विजिबिलिटी, पहली क्लियर एक्सप्रेशन, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म केम आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो होता है और उसके बाद जो उसके आउटकम आते हैं, इसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्लियरली जो नेशनलिज्म की फीलिंग है यूरोप में इमर्ज होती हुई दिखाई देती है और आगे के सेंचुरी में हमें फ्लरिश होती हुई दिखाई देती है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन ही हम देख रहे हैं, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आता है। तो ये टॉपिक फिर से जरूरी हो जाता है, यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, क्योंकि क्लास 9th में ये सेपरेट चैप्टर ही था। तो उन चीजों को रिकॉल कर लेना और जान लेना कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिक आइडियाज कॉन्सेप्ट निकल के आए जिसकी वजह से नेशनलिज्म यूरोप में इमर्ज हुआ और फ्लरिश हुआ। ठीक है, तो दिस रिवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ sovereignty from monarchy to the body of citizens। पहला सबसे बड़ी चीज क्या थी कि 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्किकल सिस्टम थी। मोनार्किकल सिस्टम मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मैं राजा हूं वहां का, ठीक है, तो मेरे बाद मेरे ही फैमिली का कोई मेंबर मुझे सक्सीड करेगा और वो जो पूरा गवर्नेंस है वहां का वही देखेगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होती है इसको मोनार्की कहते हैं। डिटेल में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत है नहीं। तो ये जो सिस्टम था ना मोनार्किकल सिस्टम, इसमें जो मोनार्क होता है उसके पावर को क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, वो जो भी डिसीजन लेगा उसका डिसीजन होगा और उस डिसीजन को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके की सिस्टम थी 1789 से पहले। और लोगों को सॉवरेनिटी नहीं थी। ये जो सॉवरेनिटी है ये ट्रांसफर हो गई कहां पे, मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स, मतलब अब देश के लोग जो फ्रांस के सिटीजन्स हैं वो तय करेंगे कि उनकी गवर्नेंस कैसी होगी, किस तरीके का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस उनके कंट्री में होगा। तो ये चीजें पहले हमें चेंजेस देखने को मिलती है। Then now onwards the people constitute the nation and shape its idea। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले मोनार्क तय करता था कि देश में किस तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे, लोगों को अगर कोई भी सुविधा देनी है या जो सोशल सेटअप होगा वो किस तरीके का
होगा, किस तरीके का इकोनॉमी वहां की होगी, किस तरीके की डिसीजंस गवर्नेंस को लेकर के लेने हैं, ये सारी चीजें मोनार्क और खुद मोनार्क और उसके जो नियरेस्ट ऑफिशियल होते थे वो डिसाइड करते थे। अब वो चीजें चेंज हो गई। क्या होगा कि पीपल कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। अब लोग, ठीक है, लोगों से देश की आइडेंटिटी बनी। ठीक है, पहले क्या था, मोनार्क और मोनार्क के जो मतलब जो रॉयल फैमिली थी या नोबिलिटी थी, क्लर्की थी, इनके कॉमन मैन की कोई वैल्यू ही नहीं थी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर चेंज देखने को मिलता है, ड्रास्टिक चेंज देखने को क्या मिलता है कि अब लोगों से देश बन रहा है और वो देश तय कर रहे हैं उनकी डेस्टिनी क्या होगी। ठीक है, किस दिशा में वो देश को लेकर के जाना चाहते हैं, ये चीजें स्टार्ट हो गई। तो आप यहाँ पे अब धीरे धीरे आपको नेशनलिज्म समझ में आने लगा होगा। और पीछे के वीडियो में हमने जो नेशनलिज्म के कंपोनेंट्स बताए थे उनको अगर आप रिलेट कर पाए, जिसमें हमने बात किया था कि कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए, कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है, आपका एक कॉमन पास्ट होना चाहिए, ठीक है, कॉमन गोल होना चाहिए जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बार बार आपको आएंगी, जहां पे मैं नेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे वहां पे ये चीजें आएंगी, तो उन चीजों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब लोगों से देश बना और लोग तय कर रहे हैं उस देश का डेस्टिनी क्या है। ठीक है, किस दिशा में वो लेके जाने वाले हैं देश को और क्या मतलब उसकी इकोनॉमी किस तरीके से देश को हमें शेप देना है, दैट वाज डिसाइडेड बाय द पीपल। इसके साथ हम देखते हैं इनिशिएटिव्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल एंड इंस्पायर्ड द यूरोपियंस। ठीक है, यहां पर फिर से देखिए कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, हमने देखा था किस तरीके से वहां पे मोनार्की को चेंज करके फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फिर थोड़े समय के लिए डिक्टेटरशिप आती है। ठीक है, फाइनली किस तरीके से फ्रांस की जो सोसाइटी है वहाँ की पॉलिटिक्स है एक दिशा चेंज कर देती है, उन चीजों के बारे में क्लास 9 में पढ़ेंगे। तो इस रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है, एक कॉमन सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी जनरेट होती है फ्रेंच लोगों के बीच। वो कैसे जनरेट होती है वो देखते हैं, आगे अभी देखेंगे। आइडिया ऑफ लॉ पैटर्न, फादरलैंड एंड सिटीजन, the citizen emphasize the lesson that a united community enjoying equal rights under a constitution। ठीक है, तो क्या हुआ, इस रिवॉल्यूशन के बाद नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। उन कॉन्सेप्ट में ये दो कॉन्सेप्ट काफी मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक था हमारा लॉ पैटर्न, जिसका मतलब होता है लॉ पैटर्न एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है फादरलैंड, और ला सिटीजन भी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है द सिटीजन। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स ने किन चीजों के ऊपर एम्फेसिस किया, किन बात के ऊपर जोर दिया कि लॉ पैटर्न एंड सिटीजन दैट द नेशन ऑफ यूनाइटेड। लॉ पैटर्न और फादरलैंड का मतलब क्या है, जैसे हम इंडिया को क्या कहते हैं मदरलैंड, जैसे ही मदरलैंड कहते हैं तो इंडिया क्या है, इंडिया को हमने एक पर्सनिफाइड रूप दे दिया। ठीक है, तो मदरलैंड भारत हमारी माता है। ठीक है, तो आपकी भी माता है, हमारी भी माता है, सबकी माता है, जितने भी सिटीजन हैं सबकी माता है। ठीक है, तो ये हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है। इसी तरीके से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये जो आइडिया लॉ पैटर्न का आइडिया, फादरलैंड का जो कॉन्सेप्ट आया, इससे लोगों को ये एहसास होने लगा कि पहले जो उनकी आइडेंटिटी कहीं मतलब अपने आप को उस देश की आइडेंटिटी के साथ रिलेट नहीं कर पाते थे, जैसे जो स्ट्रेटिफिकेशन था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट का, उसमें कॉमन मैन के लिए कोई आइडेंटिटी अपनी थी नहीं, कहीं उनका एग्जिस्टेंस दिखता ही नहीं। तो वो जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ फादरलैंड के साथ, अब सारे सिटीजन क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, सबको इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाने लगा। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन आपने देखा होगा, ठीक है, क्लास 9 में, तो वहां पे जो राइट्स की लिस्ट दी गई है, वो राइट्स किसी 1, 2, 4 सिटीजन के लिए नहीं थे, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के सेक्शन के लिए नहीं थे, फ्रांस में रहने वाले सभी सिटीजन के लिए थे। ठीक है, तो जहां से फादरलैंड का
लास्ट सिक्योर का कंसेप्ट निकल गया है, जिससे सिटीजन का मतलब है कि एक देश में रहने वाले लोगों की एक ही आइडेंटिटी होगी और उस देश में रहने वाले जो भी नियम कानून, जो भी राइट्स होंगे, वो सबके लिए बराबर होंगे, किसी के लिए उसमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जो एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था फ्रांस में 1789 से पहले, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। एक नई मतलब हम कहें तो सोसाइटी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और उस ट्रांसफॉर्मेशन में लोगों ने क्या देखा, अपने आप को देखा, अपने आइडेंटिटी को देखा और उन आइडेंटिटी की वजह से लोगों का देश के प्रति अटैचमेंट बढ़ा और उस अटैचमेंट की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के मन में जनरेट हुई और उस नेशनलिज्म की फीलिंग जो फ्रांस में इमर्ज होती है, धीरे धीरे कई और भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये फ्रांस से निकल के यूरोप के अदर कंट्रीज में जाती है और वहां पे किस तरीके से पहुंचे, क्या कंडीशंस, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, इसके बारे में हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहले क्या था, फ्रांस में रॉयल्टी का डोमिनेशन था, मोनार्की का डोमिनेशन था और उसमें जो कॉमन मैन थे, कॉमन लोग थे, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, अब जो ट्राई कलर अडॉप्ट किया गया फ्रांस के लिए, ठीक है, ये पूरे फ्रांस की आइडेंटिटी हो गई। मतलब एक नीचे तबके का रहने वाला इंसान हो या गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल हो, ठीक है, हर किसी के लिए वो जो ट्राई कलर है वो उसकी आइडेंटिटी है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया का फ्लैग है, वो जितना आपके बॉडी में, जितना आपके मन में देख करके उसको सेंसेशन, उसके प्रति जो सेंसेशन है, उसके प्रति जो प्राइड है, जितना आपको फील होता है उतना मुझे भी होता है, उतना बाकी सभी सिटीजन्स को होता है। उसी तरीके से ये जो ट्राई कलर अडॉप्ट किया गया, ये फ्रांस के छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक हर सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लोगों की आइडेंटिटी हो गई। तो ये हमने नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पे बताया था एक कंपोनेंट, कई कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट ये भी है कि हमारी कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट हुई और इस कॉमन आइडेंटिटी की वजह से क्या हुआ, नेशनलिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिली। नेशनलिज्म फ्रांस में या फ्रांस के लोगों के मन में अपने देश के प्रति जो अटैचमेंट था वो और ज्यादा गहरा हो सका और आगे चल के यूरोप के दूसरे देशों में भी ये जाने के लिए तैयार था। सो द स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। ठीक है, क्या देखते हैं, क्लास 9 में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कि किस तरीके से मोनार्की को टाइम टू टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चलता रहा। तो जो स्टेट जनरल था, ठीक है, जो एक गवर्निंग बॉडी थी, वो किसके द्वारा इलेक्ट की गई थी, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट की गई थी। एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके कुछ सर्टेन क्राइटेरिया थे और हमने ये देखा था कि इनिशियली जो वोटिंग राइट्स दिए गए थे, जो राइट टू फ्रेंचाइजी दिए गए थे, सभी सिटीजन्स को नहीं दिए गए थे, कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए थे और वो जो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू जिन सिटीजन्स को राइट दिया गया था वोट करने का, दे वर कॉल्ड एक्टिव सिटीजन्स और बाकी सब क्या थे, पैसिव सिटीजन्स, तो उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं कि ये जो स्टेट जनरल है किसके द्वारा इलेक्ट की गई थी, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट की गई थी। इसको बाद में क्या हुआ, एक और छोटा सा इंसिडेंट हुआ फ्रांस में, ठीक है, और उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली रख दिया गया। नेशनल असेंबली मतलब पूरे देश के लोगों की असेंबली, किसी पर्टिकुलर सेक्शन की, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के किसी खास वर्ग के लोगों की असेंबली नहीं होगी, वो पूरे देश की असेंबली होगी और वहां पे बैठने वाले लोग, वहां पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वो पूरे देश के सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, पूरे देश के सिटीजन्स की तरक्की के लिए, उनके राइट्स की बात करेंगे, किसी खास वर्ग के राइट की बात नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से धीरे धीरे वो सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है और किस तरीके से नेशनलिज्म धीरे धीरे अपने पैर जमा रही है।
New heights were composed, oaths taken and martyrs commemorated in the name of nation. क्या हुआ कि अब नए नए कुछ ऐसे सॉन्ग्स क्रिएट किए गए, ठीक है, आर्टिस्ट के द्वारा, जिससे कि आपके अंदर एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट हो, ठीक है। ओट्स लिए गए, लोगों ने कई प्लेटफॉर्म पे कई जगह पे ओट्स लिए कि हमें ये चीज करना है, ये चीज करना है, ये सिस्टम को बदलना है, ठीक है। और वो क्या था, वो किस लिए था, पूरे फ्रांस की टेरिटरी में सारे सिस्टम को बदलना है, ठीक है। Then martyrs commemorated in the name of nation, किसी खास रीजन में किसी ने अगर देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में रहने वाले, उस पर्टिकुलर रीजन में ही रहने वाले लोग उस की शहादत को अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसकी शहादत को मतलब कमेमोरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देश में रहने वाले सभी लोग उस मार्टायर्स को कमेमोरेट कर रहे थे। इससे क्या हुआ, फिर से एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी के थ्रू ही ये हो सकता है। Centralized administrative system formulated uniform laws for all citizens within its territory, ठीक है। तो पहले क्या था मोनार्किकल सिस्टम में कि हमने ये देखा था कि थर्ड स्टेट के लोगों को कोई राइट्स नहीं थे, और राइट्स नहीं थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, मतलब टैक्सेस जो देने का सारा बर्डन था थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर था। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट सारे इनकम के सोर्सेज उनके पास थे, लेकिन उनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके पास इनकम के कोई सोर्सेज नहीं थे, ठीक है, और टैक्सेस उन्हीं को पे करना था। तो ये जो सिस्टम था एक डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, मतलब कुछ वर्गों को क्या है प्रिविलेजेस है और कुछ वर्ग जो है एकदम अनप्रिविलेज फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम चेंज हो गया, ये सिस्टम चेंज होकर जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, इससे क्या हुआ, इसने यूनिफॉर्म लॉ पास किए और यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन लाए, और ये फ्रांस की जहां तक टेरिटरी है वहां सब जगह एप्लीकेबल था, ठीक है, और सभी वर्ग के लोगों के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल था। किसी खास वर्ग को या किसी भी वर्ग तो था ही नहीं, अब फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट जैसी चीजें थी ही नहीं, ये सारा सिस्टम चेंज हो चुका था। और जो ये लॉज बनाए जाते थे, नए जो भी लॉज बने, ठीक है, वो सबके लिए एप्लीकेबल था, किसी खास वर्ग किसी खास सेक्शन के लिए नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका, आगे के पॉइंट को हम देखते हैं। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर abolished and a uniform system of weights and measures was adopted। अब मुझे पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ टर्म्स में दिक्कत आती है, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज क्या होता है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे देखिए कि आप अगर ट्रेड करते हैं, ठीक है, व्यापारी, आप अपने सामान को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में एंटर करते हैं, तो आपको वहां पे जैसे ही दूसरी टेरिटरी में एंटर करते हैं आपको कुछ टैक्स पे करना है। जैसे मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं, यहां से आप अपना सामान लेके चले, ठीक है, आपको पहुंचना है, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। एक यहाँ पे दूसरा रीजन है, यहाँ पे एक अलग रीजन है, यहाँ पे एक अलग रीजन है, यहाँ पे एक अलग रीजन है, और ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की यहाँ से यहाँ गए अपना सामान लेके, यहाँ पे टैक्स पे किया, ठीक है, यहाँ से मान लिया आपने 100 रुपए का एक सामान लेके चले बेचने के लिए, वहां जाके बेचना, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपए का सामान आपकी कीमत 100 रुपए 100 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे आए आपने फिर इसके ऊपर टैक्स पे किया, ठीक है। आप फिर यहाँ आए, ठीक है, यहाँ पे आपने टैक्स पे किया, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे टैक्स पे किया, ठीक है, और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर आपने टैक्स पे किया, ठीक है। तो आपकी जो कीमत थी 100 रुपए की, यहाँ पहुंच के काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी। अगर वहीं पे
कोई व्यापारी है, यही सामान आपको बिना टैक्स के अगर वो बेचे तो आपका सामान कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि अगर प्राइस कंपैरिजन करें तो सेम क्वालिटी आपके जो कमोडिटी है उसकी कीमत ज्यादा होगी, इसकी वजह से सिर्फ ये इंटरनल कस्टम ड्यूटीज की। तो ये जो टैक्सेस आप हर जगह पे दे रहे हैं ये होती है आपकी कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगते थे अलग अलग जगहों पे, ये चीजें एबॉलिश कर दी गई, ठीक है। दूसरी चीज है, अब यहाँ पे फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या हुआ होगा, इससे व्यापारियों को क्या होगी, एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी डेवलप होगा कि अब चलो हमारा यहां से लेकर के यहां तक जो रीजन है ये हमारा देश है, हमारा वतन है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना, हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आपका होगा, आपके मन में एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट होगी, जिससे आप अपने खुद को उस देश से रिलेट कर पाएंगे और आप उसके लिए एक मन में श्रद्धा, एक मन में जो उद्गार होना चाहिए वो आपके मन में आए, ठीक है। तो ये बदलाव हुआ। दूसरी चीज ये कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एडॉप्ट किए गए, ठीक है। तो फिर हम लेते हैं आपसे मान लीजिए कि एक ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए इतना बड़ा हम इसको मान लेते हैं कि आपकी कंट्री है, इस कंट्री में रहते हैं, ठीक है। अब इस कंट्री में रहते हैं, आप रह रहे हैं यहाँ पे, ये आपका प्लेस हो गया बी, ये हो गया प्लेस बी, ये हो गया प्लेस, बीच में और भी प्लेसेस हैं, ठीक है। ये प्लेस हो गया ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे वही 1 kg इक्वल टू यहाँ पे 1200 ग्राम अगर यहाँ के लोग मानते हैं, और यहाँ पे 1 kg इक्वल टू 850 ग्राम ही मानते हैं, यहाँ के लोग 1 kg इक्वल टू, ठीक है, 900 ग्राम ही मानते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स नहीं है, अलग अलग जगहों पे क्वांटिटी सेम ही है, ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएशन है, उनकी यूनिट्स में क्या है, फ्लक्चुएशन है। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहां से 1 किलो कोई सामान लेके गए व्यापार करने के लिए प्लेस एफ पे, तो आपकी क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, आपने उसमें से निकाला कुछ नहीं, लेकिन वहां की जो यूनिट है उसके हिसाब से क्या हो गई, आपकी क्वांटिटी घट गई। यहां से अगर आप लेके गए यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ आया तो उसकी घट गई। तो इससे क्या होगा, एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपके मन में कभी नहीं आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेम कंट्री में रह रहे हैं और वहां पे अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स हैं, ठीक है। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें, काफी परेशानियां आ रही है। तो ये सिस्टम को चेंज कर दिया गया, इस सिस्टम को बदल दिया गया, और इस सिस्टम को बदल करके क्या कर दिया गया, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स लाया गया। मतलब 1 kg में अगर 1000 ग्राम होता है तो उस देश में जितनी भी जगह पे जाएंगे सब जगह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ही होगा, या फिर मेजरमेंट का, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भी होंगे। इस तरीके की चीजें एप्लीकेबल होगी। रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज्ड, French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी नहीं थी लोगों के पास, वो भी कंप्लीट कर दी गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। क्या हुआ कि पहले लोग रीजनल डायलेक्ट्स बोलते थे, मतलब फ्रांस में ही एक रीजन में रहने वाले लोग उसी लैंग्वेज को दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, दूसरी जगह पे रहने वाले दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें चेंज हो गई। अब क्या हो गई, पेरिस जो कैपिटल सिटी है, पेरिस में जो लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, जिस तरीके से बोली जाती थी और जिस तरीके से लिखी जाती थी, इस
चीज को पॉपुलराइज किया गया और यही चीजें अडॉप्ट कर ली गई पूरे फ्रांस में। इसी लैंग्वेज को क्या किया जाएगा, बोला जाएगा, इसी को लिखा जाएगा। तो फिर यहां से भी क्या होगा, एक कॉमननेस आ गई, एक कॉमन आइडेंटिटी आ गई कि जो आपके फेलो सिटीजन्स बोल रहे हैं जिस तरीके का लैंग्वेज, आप भी उसी तरीके का लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप एक अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि आप भी इस सोसाइटी के पार्ट हैं और इस सोसाइटी के पार्ट होने की वजह से आपके इसके वेलफेयर के बारे में, इसकी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। French revolutionaries declared their mission and destiny of the French nation and liberate the Europeans from despotism or to help the people of Europe to become nations, ठीक है। अब क्या हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब जिन लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, किन लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, थर्ड स्टेट के लोगों ने। बाकी फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के भी जो मतलब इंटेलेक्चुअल लोग थे उन लोगों ने भी साथ दिया था, लेकिन जो मतलब जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था फ्रांस में, उन लोगों का एक मिशन क्या था, वो मिशन और था कि फ्रांस की एक डेस्टिनी तय की जाए, ठीक है, कि किस रास्ते से फ्रांस को लेकर के जाना है। और उस फ्रांस में क्या होगा, लिबरेट यूरोपियंस फ्रॉम डिस्पोटिज्म, ठीक है। मतलब फ्रांस में जो मोनार्किकल सिस्टम है, ये सब चीजें तो खत्म करना ही है। पूरे यूरोप में जो डिस्पोटिक सिस्टम बना हुआ है, डिस्पोटिक सिस्टम का मतलब होता है कि एक देश में गवर्न करने वाला जो राजा होता है, जो मोनार्क होता है, उसके पावर को चैलेंज करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं होती है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डिस्पोटिज्म। तो पूरे यूरोप में क्या था, इसी तरीके का सिस्टम था। जहां पे भी मोनार्किकल सिस्टम था, वहां पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि मोनार्क के खिलाफ कोई आवाज उठा सके, ठीक है। और मोनार्की ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसके डिसीजंस को कोई चैलेंज कर सके। इस तरीके के सिस्टम को चेंज करना था। किसका मिशन था ये, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का, कि हम फ्रांस में तो ऐसी चीजें करेंगे ही करेंगे, पूरे यूरोप में इस चीज को बदल के रख देंगे और पूरे यूरोप से जो डिस्पोटिक पावर है उसको हम उखाड़ फेंकना है। और यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उन सबकी हेल्प करना है। जहां जहां पे लोग परेशान हैं इन सारे सिस्टम से, उसको हेल्प करना है, उनको लिबरेट करना है, उनको एक सही रास्ते पे लेके जाना है, ठीक है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का मिशन था, ठीक है। इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। न्यूज ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। Students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs, ठीक है। तो जो फ्रांस में अलग अलग जगहों पे रिवॉल्यूशन के दौरान जो इवेंट्स हो रहे थे, ठीक है, जो रिवॉल्यूशनरीज के जो स्टेप्स थे उनकी खबरें यूरोप में अलग अलग शहरों में पहुंच रही थी। क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक पॉलिटिकल बॉडी या एक हम कहें क्लब था, जैकोबिन क्लब, ठीक है। और ये जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबर्टसपियर, ठीक है। तो इस जैकोबिन क्लब का मेन मकसद क्या था कि फ्रांस में जो रोज नई नई इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर डिस्कशन करना, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करना, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्लब्स थे यूरोप के अदर कंट्रीज में भी लोगों ने फॉर्म करने शुरू कर दिए। इंडियन हिस्ट्री में भी आपको पता होगा टीपू सुल्तान भी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा इंस्पायर थे, ठीक है। और टीपू सुल्तान ने भी अपने यहाँ अपने एम्पायर में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब के नाम पे जैकोबिन ट्री लगाया था, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा, when the revolutionary wars broke out, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad, ठीक है। ये जो रेवोल्यूशन चल रहा था फ्रांस में और अलग अलग कंट्रीज में भी कई जगह रिवोल्यूशन लाइक सिचुएशन बन रहे थे। तो एक जो वॉर ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद जो नेपोलियन
का मिशन था। उस मिशन में जब फ्रेंच आर्मी अपने मतलब मिशन पे दूसरी कंट्रीज में गई, ठीक है, तो वो आर्मी अपने साथ नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके गई और जो फीलिंग थी वहाँ के सैनिकों के बीच, उसको देख करके दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के लोग काफी इंस्पायर्ड थे और ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है अब यहाँ से फ्रांस से निकल के दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में इस तरीके से पहुंचने लगे। Within the wide stretch of territory that came under Napoleon's control, he introduced many of the reforms that he had already introduced in France. ठीक है, तो हम नेपोलियन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि जब यूरोप में मतलब फ्रांस के बाहर वो अपना जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था, ठीक है, तो जो जो कंट्रीज उसके कंट्रोल में आए वहां में भी जो इनिशिएटिव उसने फ्रांस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया था, जैसे वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम था, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम था, एबोलिशन ऑफ दिस इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी, ये सारे जो स्टेप्स थे उसने इन जगहों पे मिली। तो इससे लोगों को एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अपने उस रीजन के प्रति आने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम देखते हैं कि ये सब भी फैक्टर थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म यूरोप में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। चलिए, तो अगले पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन अनडाउटेडली destroyed democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. कहने का मतलब ये है कि फ्रांस जो है 1789 से 1804 तक जब नेपोलियन का रूल स्टार्ट हुआ है तब तक अप्स एंड डाउन से गुजरता रहा, ठीक है। रिवॉल्यूशन के दौरान कई पॉलिटिकल चेंजेस हुए, ठीक है। उन्हीं चेंजेस में अगर हम बात करें तो नेपोलियन जब आया उसने पीछे के जो सिस्टम थे मतलब 1789 से लेकर के 1804 तक कुछ जो एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, पॉलिटिकल जो इवोल्यूशन हो रहा था उसको क्या किया, बदल दिया और जो डेमोक्रेसी अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी उसको पूरी तरीके से उन जड़ों को नेपोलियन ने काट दिया। ये एक नेपोलियन की मतलब कमी क्या है, लेकिन इसके साथ ही नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए फ्रांस में वो चेंजेस काफी इफेक्टिव रहे, काफी रेशनल रहे, मतलब जो भी इनिशिएटिव उसने लिए वो कहीं ना कहीं जो एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन चला रहा था फ्रांस में उसको खत्म किया। तो क्या इनिशिएटिव लिए 1804 में नेपोलियन ने एक सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया, सिविल कोड रिलीज किया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की एक लिस्ट थी। इसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड। फ्रेंच हिस्ट्री में या वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। मतलब नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए 1804 में उसको नेपोलियनिक कोड कहते हैं। उसके क्या मेन ग्लिम्पसेस थी, क्या हाइलाइट थी, इनको आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि एबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो बाय बर्थ क्लर्की को नोबिलिटी को जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी पहले से, उन प्रिविलेजेस को पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इस कोड को इंप्लीमेंट करने के बाद किसी तरीके का कोई प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम देख रहे थे क्लर्की नोबिलिटी इनको टैक्सेस नहीं पे करने होते थे, सारे टैक्सेस से ये एग्जेम्पशन था इनको, ठीक है। सारे टैक्स के बर्डन जो थे वो थर्ड स्टेट के लोगों को भी एग्जाम, तो ये सारे सिस्टम खत्म कर दिए किसने, नेपोलियन कोड ने। एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नजर में सब बराबर होंगे, ठीक है, ये चीज इंट्रोड्यूस की गई। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को संपत्ति का अधिकार दिया गया, ठीक है, कि आपको कम से कम स्टेट की तरफ से इतनी प्रॉपर्टी दी जाएगी। तो या आपको
उसको मेंटेन करने का अधिकार होगा। दिस वुड वाज एक्सटेंडेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। मतलब क्या है, जहां जहां पे नेपोलियन ने कंकर किया, ठीक है, अपने मिशन एक्सपेंशन मिशन में जिन टेरिटरी को एक्वायर किया, ठीक है, उन टेरिटरी में भी इस सिविल कोड को एक्सटेंड किया गया, वहां पे भी लागू किया गया। तो इससे ये रिफॉर्म्स के जरिए क्या होता है कि एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। ये कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जब तक नेशनलिज्म चलेगा टॉपिक, तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो आप वो कंपोनेंट जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में दिए हैं आपको, कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, कॉमन पास्ट होना चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, इन चीजों को आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, तभी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो इससे कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट होता है और ये जो सिविल कोड है उन टेरिटरी में भी एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। आगे भी कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी देखते हैं हम लोग। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, Napoleon simplified administrative divisions and abolished the feudal system and forced peasants from serfdom and manorial dues। क्या हुआ कि नेपोलियन जहां जहां पे अपने मिशन को लेकर गया, एक्सपेंशन मिशन को, वहां पे जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इन जगहों पे जो कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे कि एक तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन था उसको खत्म कर दिया। दूसरी चीज, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। क्या होता है फ्यूडल सिस्टम, ये समझ लीजिए, ठीक है, बहुत ब्रीफ में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और खास करके यूरोप का जो फ्यूडल सिस्टम है वो तो अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक भी है और काफी कंट्रोवर्शियल भी है, ठीक है। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इकोनॉमिकली मैं साउंड हूँ, ठीक है, और मतलब संपन्न हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि कुछ मजदूरों को या पीजेंट्स को रख करके अपने खेतों में काम कराऊंगा, उसके बदले उनको कुछ जो रेम्यूनरेशन है वो देना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूंगा, हमारा जो उसका और मेरा रिलेशनशिप होगा वो एक एक्सप्लॉयटेटिव होगा। मतलब क्या होगा कि मैं उससे ज्यादा से ज्यादा काम करा सकूं कम से कम पैसे में। तो ये जो रिलेशनशिप होता है इसको जनरली हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अपने आप में और हायर क्लास में आपको पढ़ने को फ्यूडल सिस्टम के बारे में मिलेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम को एबॉलिश कर दिया एंड freed peasants from serfdom and manorial dues, ठीक है। तो किसानों को जो परेशानियां थी, जो एक इस फ्यूडल सिस्टम में एक जो दासों वाली जिंदगी जीते थे, उन लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है, किसने, नेपोलियन। इन टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, ठीक है। गिल्ड का मतलब होता है जो व्यापारियों का समूह होता है उसको गिल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो गिल्ड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया नेपोलियन ने। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर इम्प्रूव्ड, पूरे कॉन्टिनेंट में, ठीक है, जहां जहां पे यूरोपियन ने कॉन्कर किया वहां पे वहां के ट्रांसपोर्ट, फ्रांस के ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को तो दुरुस्त किया ही, ठीक है। दूसरे देशों के भी यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे ये आगे ऊपर जो मेंशन कंट्रीज हैं जहां के भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को दुरुस्त किया। पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस इन सोसाइटी एंजॉयड न्यू फ्रीडम। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था, ठीक है, कि क्लासेस हैं, अलग अलग क्लास में, ऊंचे क्लास के लोग, नीचे क्लास के लोग, तो ये जो सिस्टम था इसको पूरी तरीके से चेंज करके एक इक्वल सोसाइटी जब एस्टैब्लिश की नेपोलियन ने उसके इनिशिएटिव्स के जरिए, तो क्या हुआ कि लोगों को ये फील हुआ कि हम लोगों को पहले और के लाइफ में और अब के लाइफ में काफी फ्रीडम मिल चुकी है। वो दे स्टार्टेड टू एंजॉय दोस फ्रीडम। Then uniform law, standardized weights and measures, and a common national currency facilitated trade and made exchange of goods and capital easier from one region to another। क्या हुआ कि नेपोलियन ने जो इनिशिएटिव लिए थे,
ठीक है, 1804 का जो नेपोलियन कोड था और जो यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, इससे क्या हुआ? अभी हमने बताया था आपको कि एक व्यापारी अगर इंटरनल कस्टम ड्यूटी एबॉलिश ना की गई तो उसको कितनी परेशानी होती। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स ना इंट्रोड्यूस किए गए होते तो जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, ठीक है, सामानों का विनिमय है, उसमें कितना परेशानी होती। तो ये सारी चीजें अब काफी स्मूथ हो गई, सबको लगने लगा कि काफी अच्छे चेंजेस आए हैं। इन चेंजेस से क्या हुआ? जब आप ट्रेड करने लगेंगे अच्छे से, ठीक है, आपकी ट्रेड स्मूथली चलने लगेगी, आपकी इकोनॉमी सही से चलने लगेगी, आप कहीं पे भी अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं करेंगे, अपने आप में आपको हर जगह लगेगा कि आप फ्री हैं, कानून की नज़र में लगेगा कि आप दूसरे जो सिटीजन्स हैं उनके बराबर आपको अधिकार मिला हुआ है, तो कहीं भी आपके मन में किसी तरीके की एक अलग सी फीलिंग नहीं आएगी कि आप उन लोगों से अलग हैं। आपको लगेगा कि आप उस सोसाइटी के हिस्सा हैं, आपको वो अपने भाई नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की सेंटिमेंट इन रिफॉर्म्स के जरिए स्टार्ट हो गई और इससे क्या हुआ? वही जो चैप्टर का टाइटल है नेशनलिज्म की फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती हुई हमें फ्रांस में, यूरोप में दिखाई देती है, ठीक है। अगले पॉइंट, कुछ और पॉइंट बचे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। और अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट कुछ पॉइंट्स की तरफ कि इन कन्वर्ट एरियाज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वार्सो, the reactions of the local population was mixed to the French rule. French armies were welcomed as harbingers of liberty. क्या हुआ कि जो नेपोलियन का एक एक्सपेंशनिस्ट व्यू था, जो एक इंपीरियलिस्टिक व्यू था कि धीरे धीरे हमें फ्रांस से बाहर निकल के आसपास के एरियाज को कवर कर लेना है, ठीक है, और जो उसका मिशन था कि एक दिन वो पूरे यूरोप का राजा बने, ठीक है। तो जहां जहां पे हो गया, हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, या फिर इन जगहों पे, इन सिटीज में भी, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वार्सो, इन जगहों पे जब फ्रेंच लोग गए तो लोगों का इनिशियल जो रिएक्शन था काफी मिक्स था, एक्साइटेड थे लोग, ठीक है, और फ्रेंच आर्मी को उन्होंने वेलकम किया। वेलकम किस लिए किया? एज ए हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। मतलब यूरोपियंस लोगों को ये पता था कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को किस तरीके की लिबर्टी मिली है। तो यहां पे भी जो फ्यूडल सिस्टम था, मोनार्किकल सिस्टम कई देशों में था, उन्हें भी ये एक्सपेक्टेशन हुई कि फ्रेंच आर्मी की जो यहाँ पे दस्तक हुई है, इसकी वजह से हमारे यहाँ भी सिस्टम चेंज होगा और हमें भी इस तरीके की लिबर्टी मिलेगी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी जो एक्सपेक्टेशन थी छिन्न होती हुई दिखाई देती है। कैसे? इनिशियल एंथुसियाज्म soon turned hostility as new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom। ठीक है, तो जो ये इनिशिएटिव लिए गए, जो इनिशिएटिव अरेंजमेंट्स सिविल कोड के जरिए किए गए, वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ एक तालमेल नहीं बैठ पाए। ठीक है, कैसे तालमेल नहीं बैठ पाई वो देखते हैं। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स conscription into French armies required conquer rest of Europe। तो क्या था, जहां पे भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, नेपोलियन के अंडर में क्या किया, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए, सेंसरशिप लगा दिया गया। मतलब कि आपको कुछ भी अपनी एक्सप्रेशन देनी है तो उसके लिए क्या होगा, परमिशन लेना होगा, कंट्रोल्ड होगा, आप खुल के कुछ नहीं बोल सकते। सेंसरशिप लगा दी गई। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, जबरदस्ती किया जाने लगा लोगों को कि आपको फ्रेंच आर्मी में एडमिट होना है, फ्रांस की आर्मी की तरफ से आपको लड़ना है। ठीक है, तो ये सब जो लास्ट की जो चीजें हैं, इससे हुआ क्या कि लोगों के मन में अब ये फीलिंग आने लगी कि भाई ये तो बाहर से आए हैं और हमारे ऊपर जो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमें थोड़ी सी लिबर्टी देकर के
मतलब यहाँ पे जो सिस्टम है इससे तो आज़ाद करा दिया और इससे आज़ाद करके अपना गुलाम बना लिया। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेज आए भारत, ठीक है, तो ब्रिटिश जब इंडिया आए तो ट्रेड करने के लिए आए, ट्रेड करने मतलब आके यहाँ के जो राजा रजवाड़े थे उनके पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर किया, धीरे धीरे हमें गुलाम बना दिया। बाद में हमें एहसास हुआ कि अरे ये क्या हो गया। फिर 1857 रिवोल्ट के बाद हम जागे और उसके बाद हम एक नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे न लड़के पूरे देश को आजाद करने के लिए हम लड़े। तो वहां पे हमारी जो एक रीजनल अटैचमेंट है वो रीजनल अटैचमेंट एक्सपेंड हुई और पूरे देश के प्रति हमारी अटैचमेंट आ गई। तो वही चीजें इन जगहों पे भी हुई जहां पे नेपोलियन गया, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करके लोगों को कुछ इनिशिएटिव लेकर के एक होप तो जगाई, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों को ये एहसास हुआ कि अरे हम तो इनके गुलाम हो। फिर लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट जगा कि नहीं नहीं इनसे हमें दूर रहना है, और फिर वहां पे फीलिंग आने लगी कि हम जो पहले रीजन में रहते थे ये हमारा अपना देश है, ये हमारी आइडेंटिटी ये है, ठीक है, और इसको बचाने के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट होने लगी। तो इस तरीके से एक बार हम कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। टॉपिक हमने पढ़ा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ पे हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो आउटकम निकल के आए, उस आउटकम से किस तरीके से लोगों के अंदर एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन लैंग्वेज के जरिए भी आइडेंटिटी जनरेट हुई, जो नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल सॉन्ग्स इंट्रोड्यूस किए गए। इस तरीके से लोगों का फ्रांस में किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग आई, फ्रेंच आर्मी के जरिए या जो मैसेजेस यूरोप में गए उसके जरिए बाकी यूरोपियन कंट्रीज में लोगों के अंदर किस तरीके की नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और ये नेशनलिज्म की फीलिंग के ऊपर जब नेपोलियन के जो इनिशिएटिव्स थे उससे जब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं हमें अपनी जो पुरानी जिस रीजन में रहते थे वो रीजन हमारा है, वहां से हमारा अटैचमेंट है, हमारा कल्चर उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको बचाने की कोशिश होने लगी। और इस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म का आगाज होता है। आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वहां पे इस सर्कमस्टांसेस को और एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि क्या सर्कमस्टांसेस थी जिसकी वजह से नेशनलिज्म एक सही रूप, सही स्वरूप पकड़ पाई यूरोप में, ठीक है। तो आगे के वीडियो में एक और नया अच्छा सा टॉपिक लेकर के आगे का आने वाले हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी रही, टॉपिक ही लंबा है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ठीक है, ताकि हमारा मनोबल और ऊंचा हो और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने फिर से आए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कहने की जरूरत नहीं है, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे हमें और ज़्यादा साहस मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस सिविक्स के भी लेके आऊँ, ज्योग्राफी के भी लेके आऊँ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आऊँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अच्छे से रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।